Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences, and we are going through congenital talipes equinovarus, that is CTEV. And in this series, today we have to study about the radiological features of CTEV. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेडियोलॉजिकल फीचर्स में कराया क्या जाता है. तो रेडियोलॉजिकल फीचर्स में मोस्ट कॉमनली आप एक्सरे करवा सकते हो पेशेंट का एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू में, मतलब एपी व्यू में, आगे से पीछे की तरफ, एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू में एंड लेटरल व्यू में. तो लेटरल फिल्म इज टेकन विद द फुट एंड फोर्स्ड डॉर्सीफ्लेक्शन. जो लेटरल फिल्म ली जाती है या लेटरल एक्सरे जो करवाया जाता है वो फोर्स्ड डॉर्सीफ्लेक्शन में करवाया जाता है. तो दिस इज़ द डायग्राम जो आपको, अगर आपने किसी पेशेंट का एक्सरे करवाया है तो आपको इसी तरह से उस पेशेंट में एक्सरे में दिखेगा. दिस इज़ द फुट ऑफ अ चाइल्ड जो कि CTEV से उसको डायग्नोस किया गया है. तो रेडियोलॉजिकल फीचर्स में आप सिर्फ एक्सरे करवाना है आपको AP व्यू में एंड लेटरल व्यू में. लेटरल व्यू में दिस इज़ द व्यू. अगर नॉर्मल होता है तो यू कैन सी द पोजीशन ऑफ फुट, इट इज़ 25 to 50 डिग्रीज. बट अगर CTEV का है तो जो एंगल है वो लेस देन 25 डिग्री है. टेलो कैल्केनियल एंगल नॉर्मली 25 to 50 डिग्री होता है, बट अगर किसी को CTEV है तो फिर वो 25 डिग्री से लेस होगा. तो दिस इज़ द व्यू टू डिटेक्ट द पेशेंट इज़ डिजीज्ड विथ CTEV और नॉट. नेक्स्ट कम्स द एग्जामिनेशन. तो in addition to foot examination, a general examination should be carried out to detect associated malformations in other parts of the body. मैंने आपको शुरू में भी बताया था क्लिनिकल फीचर्स और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के टाइम पर कि अगर कोई भी पेशेंट CTEV से पीड़ित है, अगर किसी को CTEV है तो इसमें 100% ये चांसेस हैं कि उसको साथ में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होंगे, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा या किसी और न्यूरल स्ट्रक्चर का मालफॉर्मेशन. तो हम जब भी CTEV के पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके पैर का एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, साथ में जनरल एग्जामिनेशन भी करेंगे सो दैट वी कैन असेस अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन द पेशेंट्स बॉडी. तो फुट एग्जामिनेशन सबसे पहले हम करेंगे. उसमें हम क्या देखेंगे? नॉर्मली द फुट ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड कैन बी डॉर्सीफ्लेक्स्ड अंटिल द डॉर्सम टचेज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शिन ऑफ द टिबिया. जो मैंने क्लिनिकल फीचर्स के टाइम पर आपको बताया था कि जो भी नॉर्मल फुट होता है उस फुट को अगर हम डॉर्सीफ्लेक्स करें तो फुट जो है वो शिन ऑफ टिबिया को टच करता है. बट अगर CTEV का फुट है, किसी पेशेंट को CTEV है, अगर उसका हम पैर को डॉर्सीफ्लेक्स करते हैं तो वो शिन ऑफ टिबिया को टच नहीं करता है और डॉर्सीफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा रिजिड होता है. तो फुट एग्जामिनेशन में भी हम यही चीज़ कर कर देखेंगे, बट विद अ मिनिमल प्रेशर. बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, हमको किसी का जॉइंट तोड़ना नहीं है, इसलिए विद अ मिनिमल प्रेशर हम पेशेंट को डॉर्सीफ्लेक्शन कर कर देखेंगे. और थोड़ा सा भी डॉर्सीफ्लेक्शन उसमें नहीं होगा तो दिस विल इंडिकेट कि पेशेंट को CTEV प्रेजेंट हो सकता है. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन CTEV केसेस. This is a good screening test for detecting the milder variety of clubfoot. The more classic one will have the following findings. ये डॉर्सीफ्लेक्शन वाला चीज़ आप किसी भी CTEV में कर सकते हो. अगर माइल्ड CTEV भी होगा तो उसका डॉर्सीफ्लेक्शन रिजिड होगा एंड द फुट विल नॉट टच शिन ऑफ टिबिया. बट अगर बहुत ज़्यादा क्लासिकल CV है यानी कि क्रोनिक CV है तो उसमें आपको कई सारी और चीज़ें मिलेंगी, जैसे बायलेटरल फुट डिफॉर्मिटी इन 60% केसेस. 60% केसेस में, 100% में से 60% केसेस में दोनों पैरों में CTEV मिलने के चांसेस रहेंगे. साइज ऑफ द फुट इज़ स्मॉलर इन यूनिलेटरल केसेस. अगर एक पैर में है तो आप नोटिस करोगे नॉर्मल पैर और जो CTEV वाला फुट होगा तो CTEV वाला फुट नॉर्मल फुट से छोटा होगा. हील इज़ स्मॉलर इन साइज. कैल्केनियम इज़ फेल्ट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी. जो पेशेंट की हील होगी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी और अगर आप कैल्केनियम पैल्पेट करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत मुश्किल से मिलेगी क्योंकि वो अंदर की तरफ इनवर्डली रोटेटेड होती है और उसकी बोनी प्रोमिनेंस हमको नहीं मिलती है. फुट इज़ इक्वाइनस, वेरस एंड अडक्टेड. जो फुट होगा पेशेंट का वो इक्वाइनस कंडीशन में होगा, वेरस होगा और अडक्टेड होगा. दिस कैन बी जज्ड बाय द इनेबिलिटी टू ब्रिंग द फुट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जब पेशेंट को आप पैसिवली या एक्टिवली
फुट को दूसरी तरफ ले जाने के लिए बोलोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए बोलोगे, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू डू दैट, क्योंकि पेशेंट का जो फुट है वो ऑलरेडी इक्वाइनस वायरस और अडक्टेड कंडीशन में, मतलब वो इंटरनली रोटेटेड है और अडक्टेड है. डीप स्किन क्रीज ऑन द बैक ऑफ द हील एंड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द सोल. जब आप बैक ऑफ द हील चेक करोगे और मीडियल साइड चेक करोगे सोल का, तो वहाँ पर आपको डीप स्किन की क्रीज दिखाई देगी, यानी कि डार्क सी एक क्रीज दिखाई देगी जो कि नॉर्मल स्किन से ज़्यादा मोटी होगी. बोनी प्रोमिनेंसेस फेल्ट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फुट, द हेड ऑफ द टैलस एंड लेटरल मेलियोलस. मतलब अगर आप बोनी प्रोमिनेंसेस फील करोगे तो लेटरल साइड, जो फुट का लेटरल साइड है उस एस्पेक्ट पे आपको बोनी प्रोमिनेंस फील होगा, हेड ऑफ द टेलस और लेटरल मेलियोलस फील होगा, जो कि नॉर्मल फुट में नहीं होता है. हेड ऑफ द टेलस आपके ऊपर अल्ना और टिबिया के साथ मिलके जॉइंट बनाता है बट नॉर्मल फुट में, बट इस फुट में क्योंकि वो डिसलोकेटेड है इस वजह से आपको हेड ऑफ द टैलस फील हो जाएगा. आउटर साइड ऑफ द फुट इज जेंटली कॉन्वेक्स. देर आर डिम्पल्स ऑन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द एंकल. जो बाहर की तरफ आपका फुट है वो हल्का सा कॉन्वेक्स शेप का होगा. यूजुअली ये कॉन्केव शेप होता है क्योंकि नॉर्मल लेग में जो आर्चेस प्रेजेंट होते हैं वो आपके फुट को लेटरल साइड पे या बाहर की साइड पे हल्का सा कॉन्केव लुक देते हैं, बट क्योंकि ये पैर में CTEV है तो उस पैर में आपको कॉन्वेक्स लुक दिखाई देगा. देर आर डिम्पल्स ऑन द आउटर एस्पेक्ट ऑफ एंकल. एंकल के बाहर के एस्पेक्ट पे आपको डिम्पल्स या गड्ढे दिखाई देंगे. इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो, ये है इनवर्डली रोटेशन या इक्वाइनस कंडीशन ऑफ द फुट. एक्सरे में अगर आप देखोगे तो क्योंकि ये सारी बोन्स आप देख सकते हो, सारी बोन्स डिसलोकेटेड हैं, इसी वजह से पैर ऐसा हुआ है. देन ये मीडियल क्रीज आप देख सकते हो और डीप स्किन क्रीज देख सकते हो इस वाले फुट में, और हील नहीं दिख रही है, पैर पूरा का पूरा इन्वर्टेड है. ये सारी चीज़ें आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो. एंड दिस इज़ द पेशेंट ऑफ CTEV. इसी तरह से आपको CTEV का पेशेंट मिलेगा. आगे हम पढ़ते हैं अबाउट द जनरल एग्जामिनेशन. तो जनरल एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हमको ये फाइंड करना होगा कि अंडरलाइंग कॉज क्या है, पेशेंट को क्या न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी है, अगर है तो, अगर नहीं है तो भी क्या अंडरलाइंग कॉज है, किस वजह से पेशेंट का सबटेलर जॉइंट डिसलोकेट हुआ है, क्यों पेशेंट का यूटराइन लाइफ के बाद कॉन्जेनाइटली उसको टेलिपस इक्वाइनोवायरस हुआ है. पेशेंट विद रेसिडुअल पोलियो में प्रेजेंट विद equinus virus deformity which looks like CTEV, but it also comprises of paralysis of some other part of the limb. पेशेंट को, किसी बच्चे को अगर बचपन से ही पोलियोमाइलाइटिस है और उसका पोलियो कुछ हद तक ठीक हो गया है लेकिन दोबारा से हुआ है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल पोलियो, जो बचा हुआ पोलियो है, अगर उसको रेसिडुअल पोलियो है तो भी वो आपको CTEV जैसी ही प्रेजेंटेशन देगा, बट CTEV में सिर्फ फुट की डिफॉर्मिटी होगी और मसल की वेस्टिंग होगी. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, गैस्ट्रोसोलियस मसल की या काफ मसल की वेस्टिंग मिल सकती है, बट पोलियो में जो मसल्स होंगी उसकी आपको पैरालिसिस मिलेगी. तो दिस इज़ द डिफ्रेंशिएटिंग साइन बिटवीन पोलियोमाइलाइटिस एंड CTEV पेशेंट. तो इसी तरह से आप जनरल एग्जामिनेशन करोगे पेशेंट का. इसके आगे हम पढ़ते हैं about the management of CTEV. तो the main principle is to correct the deformity and hold the foot in the corrected position. तो CTEV के मैनेजमेंट में मेन हमारा जो एम रहता है वो ये होता है कि हमें किसी भी तरह उसकी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है और उसको करेक्ट करने के बाद उसको उसी करेक्टेड पोजीशन में होल्ड करना है. द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड. कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं इसके लिए जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं. विदाउट दीज प्रिंसिपल्स CTEV का ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. CTEV का ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता. द ट्रीटमेंट शुड बिगिन इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. ट्रीटमेंट जैसे ही पेशेंट पैदा हुआ है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, अगर CTEV उसमें डायग्नोज हुआ है तो फर्स्ट वीक में ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे फिर बच्चा ग्रो करेगा वैसे वैसे उसकी मसल्स बोन्स स्टिफ होती जाएंगी, उस पर और ज़्यादा कैल्सिफिकेशन होता जाएगा, तब वो करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो एज सून एज द चाइल्ड इज़ बॉर्न, एज सून एज द बेबी इज़ बॉर्न, उसको फर्स्ट वीक में ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर देना चाहिए. द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द डिफॉर्मिटी शुड बी करेक्टेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. जो डिफॉर्मिटी हुई है जिसमें टेलिपस है, इक्वाइनस है और वायरस है,
वो एक सीक्वेंस में सही करी जाती हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने पहले टेलिपस कर दिया, फिर वायरस किया, फिर इक्वाइनस किया, ऐसा नहीं कर सकते। उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। अगर हम उसको प्रॉपर सीक्वेंस से नहीं करते हैं तो जो पैर है वो पैर टूट भी सकता है और उसमें फिर दूसरी डिफॉर्मिटीज़ भी जनरेट हो सकती हैं। तो द सीक्वेंस इज़ फर्स्ट द 4 फुट अडक्शन, पहले हम 4 फुट का अडक्शन ठीक करते हैं, देन द इन्वर्जन, फिर उसके बाद उसका इन्वर्जन ठीक करते हैं, एंड फाइनली द इक्वाइनस, और लास्ट में हम उसका इक्वाइनस ठीक करते हैं। तो सबसे पहले अडक्शन, फिर इन्वर्जन और उसके बाद इक्वाइनस। टू फेलियर टू फॉलो द करेक्ट सीक्वेंस में ब्रेक द फुट इन द मिड टार्सल रीजन, क्रिएटिंग रॉकर बॉटम डिफॉर्मिटी और चारकोट फुट। मैंने आपको अभी बताया कि ये एक सीक्वेंस में इसको करेक्ट किया जाता है डिफॉर्मिटी को। अगर एक सीक्वेंस में डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं होती है तो उसमें एक नई डिफॉर्मिटी बन जाती है जिसको हम रॉकर्स बॉटम भी बोलते हैं या फिर चारकॉट फुट बोलते हैं। अब रॉकर्स बॉटम या चारकॉट फुट में होता क्या है, जो पेशेंट का मिड टार्सल रीजन है वहाँ से उसका पैर टूट जाता है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज़ द नॉर्मल फुट। इसमें अच्छी तरह से आपको एक कॉन्केव आर्च दिखाई दे रहा है, बट ये चारकॉट डिफॉर्मिटी, और ये क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर उसका पेशेंट का पैर टूट गया है, पेशेंट के बोन में फ्रैक्चर आ गया है, एंड दिस इज़ कॉल्ड चारकॉट डिफॉर्मिटी या रॉकर्स बॉटम। The use of minimum force in the correction gives a better functioning foot. Force manipulation should not be done. पेशेंट का डिफॉर्मिटी ठीक करते समय हमको उस पर मिनिमम प्रेशर लगाना है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी बोन्स अभी भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऑलरेडी डिफॉर्म्ड है, ऑलरेडी उसमें डिफॉर्मिटी हो चुकी है। तो एक मिनिमम फोर्स के साथ करेक्शन करना है। फोर्स्ड मैनिपुलेशन या फोर्स्ड ज़बरदस्ती का फोर्स हमको उस पर नहीं लगाना है। Next comes the conservative management. तो at birth only manipulation is required. After this Dennis Brown splint is given for 1.5 years. मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय जब उसका फर्स्ट वीक से जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ है तब से लेकर लगभग 3 महीने तक सिर्फ मैनिपुलेशन दिया जाता है, आइदर बाय द डॉक्टर या फिर डॉक्टर उसकी मदर को, पेशेंट की मदर को सिखा देता है। तो सिर्फ मैनिपुलेशन दिया जाता है, और हाल मैनिपुलेशन के बाद डेनिस ब्राउन स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है लगभग 1.5 साल तक, 3 to 9 months. Close manipulation is done under general anesthesia followed by a plaster cast. बच्चे को किसी डॉक्टर के अंडर कंसिडरेशन में बाय डॉक्टर क्लोज मैनिपुलेशन दिया जाता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया, उसको बेहोश करके, और उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद जो करेक्टेड फुट है, हल्का फुल्का जो करेक्ट हुआ है पहली या दूसरी बार के मैनिपुलेशन के बाद, उसको प्लास्टर कास्ट में बांध दिया जाता है। इट इज़ यूजुअली रिपीटेड 2 times एट 3 weeks इंटरवल। 3 weeks इंटरवल पे 2 बार उसको मैनिपुलेशन दिया जाता है। इफ़ द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव अ डेनिस ब्राउन स्प्लिंट इज़ गिवन। अगर मैनिपुलेशन से पैर ठीक होता है तो फिर उसके बाद उसको प्लास्टर कास्ट में लगा दिया जाता है और उसके बाद डेनिस ब्राउन स्प्लिंट दे दिया जाता है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। ये जो बच्चों ने पैरों में जूता पहना हुआ है यही डेनिस ब्राउन स्प्लिंट होता है। ये पैर को इन्वर्ट नहीं होने देता है, इक्वाइनस में नहीं जाने देता है और अडक्शन में नहीं जाने देता है, पैर को बाहर की तरफ रोटेटेड रखता है। तो फिर 9 to 18 months में अ पोस्टीरियो मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉलोड बाय डेनिस ब्राउन स्प्लिंट फॉर 2 years। पोस्टीरियो मीडियल साइड पे सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज़ किया जाता है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ भी ऑलरेडी डिफॉर्म्ड हैं और वो पेशेंट को गलत कॉन्ट्रैक्चर दे रहे हैं, पेशेंट के पैर को गलत शेप दे रहे हैं, उस वजह से सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज़ किया जाता है और उसके बाद पेशेंट को डेनिस ब्राउन स्प्लिंट पहनाया जाता है। दिस इज़ द डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। ये ऊपर से है, इसमें आप साइज़ भी ऑल्टर कर सकते हो, दोनों पेशेंट के दोनों पैरों के बीच की स्पेसेस भी ऑल्टर कर सकते हो। देन नेक्स्ट कम्स 18 months to 3 years। दिस केस ऑल्सो रिक्वायर्स पोस्टीरियो मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। अगर 18 से 3 साल तक का बच्चा हो चुका है एंड उसमें अभी भी डिफॉर्मिटी करेक्टेड नहीं है तो भी हमको सॉफ्ट टिश्यू पोस्टीरियो मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज ही करवाना पड़ेगा एंड उसके बाद अगेन डेनिस ब्राउन स्प्लिंट्स दिए जाते हैं। देन 3 to 8 years का अगर बच्चा है, soft tissue release along with wedge osteotomy of cuboid bone known as Evans correction is performed।
अगर 3 से 8 साल का बच्चा है तो फिर उसमें वेज ऑस्टियोटमी, वेज ऑस्टियोटमी का मतलब है कि जो बोन है उसको वेज शेप में या नुकीली शेप में काट दिया जाता है क्यूबॉइड बोन को, और इसी को बोला जाता है एवांस करेक्शन। इस डायग्राम में आप देख सकते हो मीडियल एंड पोस्टीरियर रिलीज फॉलोड बाय वेज रिसेक्शन एंड कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट। जो कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट है उसको दोबारा से शेप दे के वेज करेक्शन करके उसको फ्यूजन किया गया, उसको दोबारा से एक साथ जोड़ा गया है। सो दिस इज कॉल्ड इवांस करेक्शन। नेक्स्ट कम्स at 8 to 12 years, wedge osteotomy of calcaneum known as Doyer's operation along with wedge osteotomy of tarsal bone is performed. पहले हमें वेज ऑस्टियोटमी करनी पड़ेगी। आप देखो ये पैर ऑलरेडी मुड़ा हुआ है, इसमें अगर हम एक वेज शेप की बोन लगा देंगे तो पैर सीधा हो जाएगा। तो यही किया गया है, ये इसमें एक वेज शेप की बोन को काट के यानी कि एक ट्रायंगुलर बोन काट के इस पैर में बीच में उसको फिट किया गया है सो दैट पैर उसका सीधा हो जाए, उसकी जो हील इन्वर्टेड थी वो हील सीधी हो जाए। और इसी ऑपरेशन को बोला जाता है डॉयर्स ऑपरेशन। ये टार्सल बोन में किया जाता है, ये आप क्लियरली इस डायग्राम में देख रहे हो। एंड इट इज़ डन व्हेन द चाइल्ड इज़ एटलीस्ट 3 years ओल्ड, नहीं तो 8 से 12 साल का हो। देन अबव 12 years, अगर आपका चाइल्ड जो है वो 12 साल से ऊपर है तो a triple arthrodesis is done in which fusion of 3 joints of foot that is subtalar, calcaneocuboid and talonavicular is performed. अगर बच्चा 12 साल से ऊपर का है तो फिर उसमें 3 आर्थ्रोडिसिस किया जाता है जिसमें कि 3 जॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। कौन कौन से 3 जॉइंट्स होते हैं? सबटेलर, कैल्केनियोक्यूबॉइड एंड टेलोनेविकुलर जॉइंट्स। इन तीनों जॉइंट्स का आर्थ्रोडिसिस करके आपस में फ्यूजन कर दिया जाता है। बोन्स को काट के आर्थ्रोडिसिस करके करेक्ट पोजीशन में लाके फिर तीनों जॉइंट्स को फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो दिस वाज योर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड आफ्टर दिस we will study about the non-surgical management, surgical management and the physiotherapy management. Conservative management includes the general management taking place in CTV patients. तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।